ठीक छोड़ो, पिछला वीडियो में कहाँ तक बताते थे? उपचयन और अपचयन तक। इसके बाद आपको 3 गो टॉपिक आज पढ़ना है, संक्षारण, विकृत गंधिता और पढ़ना है दहन। देखो संक्षारण मतलब होता है किसी धातु पर जंग लग जाना, धातु या तत्व पर जंग लगने, किसी धातु या तत्व का क्षय हो जाना। क्षय मतलब क्या चीज़? धीरे धीरे नष्ट होना, क्या चीज कहलाता है? संक्षारण। फिर आपको पढ़ना है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब जैसे भोजन रखते हैं, भोजन देखा है कभी कभी औरा जाता है, तो भोजन का औराना ही कहा जाता है विकृत गंधिता। औराना खत्म नहीं, उसमें से अतिया हट जाता है जिससे नहीं, जो पदार्थ में मिल जाए, जैसे ऑक्सीजन का संपर्क में आएगा तो ऑक्सीजन उसका में मिल जाएगा ना, तो पानी में डालेगा तो उस संपर्क तोड़ देगा, हट जाएगा, वियोजन हो जाएगा। हाँ, संपर्क हट जाएगा। तो चावल के हाँ मैंने वह नहीं खाली औराना ही नहीं, जैसे चिप्स के थैली रहता है तो ढेर दिन होता है ना, देखते मेहरा आ जाता है, चिप्स या बिस्कुट मेहरा जाता है, वो एक तरह के विकृत गंधिता के कारण है। ठीक, चिप्स के जैसे चिप्स रहता है तो पूरा हवा भर रहता है, पूरा नाइट्रोजन गैस भरा जाता है चिप्स के। हाँ, सब में कची रहता है नाइट्रोजन गैस, वह जब खोलेगा तो गैस निकल जाता है। यदि तन छेद कर देगा ना तो बस एक मैंने दिन भर में मेहरा जाएगा। हाँ, बिस्कुटों में जौन फूल रहता है चमकीला, उसको चमकीला निमकी में और चमकीला वाला चीज में सब। ठीक ना, तो यह क्वेश्चन पूछता है कि चिप्स की थैली में या फिर मैंने हाँ चिप्स की थैली में कुरकुरे उरकुरे में अति कौन सा गैस भरा जाता है? क्यों भरा जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस चिप्स की थैली से अंदर चिप्स को खराब होने से बचाता है। ठीक ना, बस हाँ मेहरा जाएगा। आवे ना, पहले क्या चीज देखेंगे? संक्षारण, फिर पढ़ेंगे विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, फिर पढ़ेंगे दहन। कच्ची दहन मतलब आग लगना, दहन मतलब आग लगना। पहले देखते हैं कच्ची संक्षार, हाँ केमिस्ट्री में दहन है। पहले कच्ची पढ़ेंगे, बोल ना रहा है रे, बतिया रहा है कहाँ मारेंगे। पहले कच्ची पढ़ना है संक्षारण, कच्ची पढ़ना है तो संक्षारण। यदि इसको आओ अच्छा से परिभाषा लिखना होगा, ऐसे तो मेरा संक्षारण मतलब किसी धातु का नष्ट हो जाना या खराब हो जाना, हाँ, या किसी धातु पर एक परत चढ़ जाना, एक खराब परत चढ़ जाना, कैसे लाएगा? संक्षारण। लेकिन आओ अच्छा से लिखना है तो अभी कौन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? तो संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातुओं कचे धातुएं, वायु, नमी, मैंने देखो संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुएं, हवा, वायु यानी हवा, हवा, नमी, नमी मतलब क्या चीज? पानी का थोड़ा थोड़ा अंश, पानी का थोड़ा थोड़ा अंश को हाँ 100 जिससे ना पानी 100 होता है वैसे, तो हवा, पानी और क्या चीज? अम्ल। संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातुएं, हवा, पानी और अम्ल के संपर्क में आकर उन पर एक अवांछनीय पदार्थ की परत चढ़ जाता है, अवांछनीय पदार्थ की परत चढ़ जाता है, उसे संक्षारण कहते हैं। अवांछनीय पदार्थ मतलब जो जरूरी ना हो, बेकार का परत चढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण। माने धातु पर हवा पानी संपर्क में आएगा, जैसे लोहे है तो लोहा का बाहरी छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे ना चितिया जाता है, वह चितिया लगना क्या कहलाता है? संक्षारण। माने चीती लगना क्या चीज? जंग लगना। हाँ, संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातुएं, धातु में सब आएगा, लोहा, चांदी, सोना सब आ जाएगा, जिसमें धातुएं, वायु, पानी और अम्ल, हवा, पानी और अम्ल के संपर्क में आकर उन पर एक अवांछनीय पदार्थ चढ़ जाता है। जब धातुएं हवा, पानी, अम्ल के संपर्क में आते हैं तो उन पर एक परत चढ़ जाता है। कौन परत? अवांछनीय परत चढ़ जाता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। याद रहेगा संक्षारण, लिख देते हैं संक्षारण, लिख देते हैं। देखो संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसे लिखना था बैठा के, संक्षारण। आज खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री, फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवा देंगे, बतियाओ नहीं। खत्म होने के बाद टोटल ऑब्जेक्टिव किताब से चैप्टर वाइज, और जितना पूछले होगा प्रीवियस ईयर पिछला 5-10 साल के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कर लेगा। एक बहरी से क्वेश्चन पूछना आएगा, चैप्टर पूरा पढ़ के पिछला साल 5-10 साल के जितना पूछले है, आज ये खत्म हो जाएगा तो कल एक बार और टाइम लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। हाँ, एक बार ऑब्जेक्टिव एक बार सब्जेक्टिव करवा देंगे। तो संक्षारण देखो ना, दिख रहा है ऊपर ना, संक्षारण दिख रहा है रे। संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है, कच्चे बतिया रहा है रे।
संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है, ऊपर नहीं, चलेगा। ऊपर नहीं दिख रहा। देखो यहाँ तो नहीं लिखना, अभी ना लिखो। संक्षारण कजी पढ़ना है, संक्षारण तो लिखना कि संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है, संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक संक्षारण व रासायनिक बतिया रहा है क्या रे। देखो यहाँ संक्षारण व रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातु में कची धातु में सौ हो जाएगा। संक्षारण व रासायनिक अभिक्रिया है, वह रासायनिक संक्षारण व रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाँ संक्षारण व रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातुएं कचे अरे बतिया रहा है कल, अरे बिना थोड़ा बिना ना बनेगा, जिसमें धातुएं हवा कचे हवा पानी एवं अम्ल, जिसमें धातुएं संक्षारण व रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुएं हवा पानी और अम्ल, हवा पानी एवं अम्ल के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आकर या आते हैं, संपर्क में आते हैं तब संक्षारण व रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुएं हवा पानी और अम्ल के संपर्क में आते हैं तब उन पर मैंने केकरा पर धातु पर, तब उन पर एक अवांछनीय परत चढ़ जाता है। बताओ ना बाबू, उन पर एक अवांछनीय छनीय कची, बस ऐसे अवांछनीय नहीं लिखना हो तो नहीं लिखना, ठीक। एक अवांछनीय परत चढ़ जाता है, खाली लिख देना कि एक परत चढ़ जाता है, उन पर एक परत चढ़ जाता है, नहीं लिख देना। एक अवांछनीय परत चढ़ जाता है, एक अवांछनीय परत चढ़ जाता है जिसे कजी कहेंगे, जिसे संक्षारण कहते हैं। याद रहेगा संक्षारण, जैसे कची लोहा पर जंग लगना, लोहा पर जैसे भी लिख दो, चांदी पर है चांदी पर ना लगता है। हाँ देखो यहाँ जैसे इधर दिख रहा है ना पूरा, जैसे लोहे पर या लोहे पर जंग लगना, कची जंग लगना या चितिया जाना, ठीक ना। हम ज़्यादा कहता है कि चितिया गया, कुछ चिति धर लिया मतलब काची उसका संक्षारण हो गया, किसका लोहा का। तो लोहा पर जंग लगता ना है तो कौन सा किस रंग का परत चढ़ता है, लाल भूरा। लोहे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है, लाल भूरा रंग के, याद रखना। कैसन चढ़ेगा, लोहे पर जंग लगना किस रंग का, लाल भूरा, लाल भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, याद रहेगा। लोहे पर जंग लगना हो गया। आओ गची हाँ तांबा पर, हाँ तांबा कैसन होता है, हरा हो जाता है। तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना कच्ची है, संक्षारण के एक उदाहरण है। तांबा नहीं काला होगा रे, तांबा करिया देखा है, वो नकली तांबा तो देखा होगा। नकली देखा होगा, हाँ जरूर देखो नहीं। तांबे पर हरा रंग का परत चढ़ जाना, कची हरे रंग का परत चढ़ना। तो इस क्रिया को कची कहते हैं, मैंने हरे रंग परत चढ़ता ना है, वो परतवा को कहते हैं, देखो उसका नाम भी है, उसको कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। कची कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट। इधर दिख रहा है कॉपर कार्बोनेट, मैंने ऐसू कह सकते हैं, देखो ने ऐसू कह सकता है कि तांबे पर कॉपर कार्बोनेट की परत का चढ़ जाना। हरा रंग का परत चढ़ेगा, किस रंग का, हरा रंग का। या फिर कह सकता है अथी किसका परत चढ़ जाता है, कॉपर कार्बोनेट का। जो परतों के निर्माण करता ना है उस परत को कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। ये आपको अथी में देगा,
बनाने के लिए कि कुछ अभिक्रिया कराएगा कि तांबा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तांबा ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा, तो कॉपर कार्बोनेट का। इस समीकरण बनाने के लिए काम देगा। ठीक, एक और आता है चांदी पर, कची चांदी चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, कची काले रंग की परत का चढ़ना। ये किसका उदाहरण है, संक्षारण का। तो एक हाथ को लिख देना। तो ये काला रंग का जब परत चढ़ता ना है वो कहते हैं, अच्छा चांदी के इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर। तो ये सिल्वर सल्फाइड का परत चढ़ता है, किसका, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड का परत चढ़ जाता है। और क्वेश्चन पूछेगा ना है सिल्वर सल्फाइड, हाँ सिल्वर सल्फाइड याद रहेगा। तो किस रंग का चांदी पर परत चढ़ता है, काला रंग का। चांदी पर किस रंग का, काला रंग का। ठीक, और तांबा पर हरा, तांबा पर, और लोहा पर लाल, लाल भूरा या भूरा लाल याद रहेगा। संक्षारण याद हो गया। संक्षारण क्या है, तो संक्षारण मतलब किसी धातु का क्षय हो जाना। तो संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातुएं हवा, पानी एवं अम्ल के संपर्क में आकर इन पर एक परत चढ़ जाता है। जब धातुएं हवा, पानी एवं अम्ल के संपर्क में आते हैं तो इन पर एक परत चढ़ जाता है जिसे संक्षारण कहते हैं। जब धातुएं हवा, पानी एवं अम्ल के संपर्क में आते हैं तो उन पर एक परत चढ़ जाता है। बोलो तब याद होगा। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया नहीं लिखेगा तब चलेगा। बस लिख देना कि धातु जब हवा, पानी अम्ल के संपर्क में आएगा तो पे एक परत चढ़ेगा जिसे हम संक्षारण कहते हैं। ऐसे याद रख दो, ऐसे याद रखना। ठीक, सब चलेगा। ठीक ना। जैसे में याद रखना, लोहा पर लाल भूरा रंग परत चढ़ जाना, चांदी पर काला परत चढ़ जाना, और तांबा पर हरा परत चढ़ जाना। और जब संक्षारण होगा तो हम संक्षारण को रोकेंगे ना। संक्षारण का कारण क्या चीज़ है, पहले संक्षारण के कारण तो हवा, पानी और अम्ल। ये क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा लोहे का क्षय, हाँ हवा के संपर्क में रहेगा तो ना होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होता है। पानी में तो लगेगा। ये सब उपचयन अपचयन के अंतर्गत आता है। उपचयन का उदाहरण ये सब संक्षारण विकृत घनता। ऑक्सीजन का संपर्क होगा है, ऑक्सीजन है ना जुट, हवा मतलब का चाहिए ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रहता है हवा में। हाँ एक लिखो, फिर बताते हैं संक्षारण से बचाने के ऊपर। कहाँ हटाइए तो नहीं लिखो ना, फिर लिखेंगे संक्षारण से बचाने का उपाय। क्वेश्चन पूछता है कि संक्षारण क्या है, इससे बचाने का उपाय बताए। लिखो जल्दी, देखो ना बाबू, संक्षारण समझ में आया, उतार लिया ना। अब देखे जब संक्षारण होगा तो संक्षारण से हम बचाएंगे ना किसी को। जैसे देखा होगा केवाड़ी पर पेंट करे, खिड़की पर पेंट करे, चीते छोड़ा के पेंट करता है, तो छोड़ा के फिर पेंट करते हैं ना, तो पेंट करके बचाते हैं कुछ के। ये ला पेंट करते हैं कि बचल है, पेंट करने से ज़्यादा दिन चलता है, धातु का लाइफ बढ़ जाता है पेंट करने से। या फिर गिरिस लगाया जाता है, देखा होगा, हाँ गिरिस नहीं लगता, गिरिस मोबिल और नट बोल्ट में नहीं गिरिस लगा के रखते हैं, लगा के उहे ला चिकन के चलते भी ना, और खराब हो के चलते भी। जैसे हवा में संपर्क में जाएगा ना गाड़ी उड़ी तो नटवा खराब हो जाएगा ना, तो नट खराब तो दिक्कत ना, ये लोग गिरिस लगाते हैं। ठीक, तो गिरिस लगा कर सुना नहीं, संक्षारण से हम कैसे बचा सकते हैं किसी को, मतलब धातु को गिरिस लगाकर, पेंट कर कर और तेल लगाकर तेल लगा के, हाँ तेल लगा के। ठीक है देखो, तो संक्षारण से बचने का उपाय क्या चीज है, तेल लगाकर, गिरिस लगाकर और पेंट कर कर। तेल लगाकर, गिरिस लगाकर, वह तेल मोबिल तेल के अंतर्गत आ जाएगा। तेल, मोबिल और गिरिस यार, अरे सुनो यार, हाँ संक्षारण से बचने का उपाय पूछेगा क्वेश्चन, संक्षारण से बचने के उपाय को लेकर देखो। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले सुन लो तब हंस लेना। क्वेश्चन पूछेगा ना कि संक्षारण क्या है, इससे बचने का उपाय बताए। संक्षारण से बचाने का उपाय या बचने का उपाय, हाँ 3 गो, 2 नंबर में पूछेगा। एगो संक्षारण का परिभाषा है 1 नंबर में, और 2 गो लिख देना बचाने का उपाय। और यह कहेगा कि लोहे पर जंग लग गया तो लोहे को जंग लगने से कैसे हम बचा सकते हैं,
लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचा सकते हैं? पेंट कर कर, ग्रीस लगाकर। ये वाला परिभाषा सब में चल जाएगा, लोहो में। हाँ, खाली लोहा पर लिखना। पेंट करके और ग्रीस लगा के। एगो और रहता है, देखो एगो और याद रखना, एगो रहता है जिंक की परत चढ़ाकर। कची? जिंक की परत, जिंक। जिंक कुछ भी तो आया था। हाँ, जिंक जेडेंस उता तो है, ओकरा गला के और ओकरा पर परत चढ़ाया जाता है। हाँ, जेडेन, जिंक का जेडेन। बाबू है ना, वो संक्षारण से बचने के उपाय लिखना कि खाली संक्षारण से बचने के उपाय पूछेगा तो लिखना कि संक्षारण से बचने के उपाय निम्नलिखित हैं, ऐसे लिखना आ गया था ना। पहला ग्रीस लगा के। पहले तेल लगा कर, तेल लगा के। केकरा पर हाथों पर तेल लगाकर। धातुओं पर तेल लगाकर। बस ये तो लिख देगा तो चलेगा। ग्रीस लगा के। देखो पहला हो गया तेल लगाकर, दूसरा ग्रीस लगा कर। दूसरा ग्रीस लगाकर, ग्रीस। और तीसरा में तीसरा बोल गंदा उठला लाठिया ला तो तुरंत साथ हो जाबे। एकदम गलत। तेल लगाकर, देखो ने ग्रीस लगा, तेल लगाकर और पेंट करके। कची? पेंट कर 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 पेंट करके। पेंट करके, ठीक। और एक वाव रखना, जिंक। जिंक की परत चढ़ाकर। धातुओं पर ऐसे लिख देना, सब में धातु लगा देना। मोबिल लगाकर। मन में पेट करके वहाँ। धातुएं पेट करके। पेट, धातुओं पर जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। याद रहेगा 4 गो, दम छोटे को याद कर लेना, कोनो हाल में बुलाना नहीं। तो ऐसे ही तेल लगा के ग्रीस लगा। हाँ, तो याद रहेगा ना संक्षारण। संक्षारण एकदम बढ़िया से याद रहेगा। संक्षारण का चीज है जब धातु पर एगो परत चढ़ जाता है। कब? जब हवा, पानी और अम्ल के संपर्क में आएगा धातु तो ओकरा पे एगो परत चढ़ जाएगा, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचने का उपाय बताइए। तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, पेंट कर कर और जिंक के परत चढ़ाकर। जिंक नहीं याद रहेगा, 3 को लिख देगा तो बस हो गया 2 नंबर के काम। अथी लग जाएगा, अथी जंग लग जाएगा, तेल लगा के तो हो जाएगा। हाँ हाँ, छूट जाएगा जंग। हाँ, छूटेगा ना रे। ए रगड़ के भी छूटता है। वो तो रगड़ के छोड़ाता है, लेकिन छोड़ा के फिर ओकरा पेंट करते ना हैं। छोड़े। पहले वाला हटा देते हैं पदार्थवा, अवांछनीय पदार्थ, फिर पेंट करते हैं। अथी लगेगा जंग, तो तेल लगा के तो छूट जाएगा ना। हाँ, आवे ने अब देखो संक्षारण हो गया ना, बस इतना था संक्षारण में बाबू। अरे संक्षारण का परिभाषा और संक्षारण से बचने के उपाय इतने था। अब आओ विकृत गंधिता। कची? तेल लगा, कौन तेल लगा? उपाय बताइए ना। घर में तेल लगा मन गया। अरे तेल वाले मोबिल ना, इंजन ऑयल ना कहा तो तेल, मोबिल मतलब तेल एक तरह के। करगा तेल से तू छोड़ाना, करगा तेल से आवे ना। अब ए मजाक बाद में हो गया उतना बहुत। अब विकृत गंधिता खत्म करना है ना। ठीक, 2 टॉपिक बचल है, एगो विकृत गंधिता, एगो दहन। एकदम छोटा छोटा टॉपिक, जितना पढ़ना था उधर पढ़ लिया। अब यहाँ कची, अब दूसरा में विकृत गंधिता। कची? गंधिता बोलो तो। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। विकृत गंधा मतलब किसी चीज का खराब हो जाना। कची? खाने वाला सामान को खराब हो जाना। ई में धातु, लोहा, टीना, सोना, ये सब का खराब हो जाना। तो संक्षारण खाए वाला सामान का खराब होना। कैसे? ऑक्सीजन वो में कैसे? ऑक्सीजन के संपर्क में आके, ये ऑक्सीजन में संपर्क में आया तो खराब हो ना लोहा। जब बिस्कुट उस्कुट या चिप्स ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता ना है तो ओकरा में खराब हो जाता है। या फिर भोजन, जब भात उठा है ना, भात चावल, सब रोटी, नहीं लग जाता है हवा। हवा ओकरे ऑक्सीजन, तो वही मतलब। ठीक ना। तो चावल जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा ना तो कैसे हो जाएगा? खराब हो जाएगा। यदि ओकरा तू देहाती भाषा में हवा लग या तो एक ऐसा बर्तन में रखो जेकरा में हवा ना अंदर जाए, तब ज़्यादा देर तक चलेगा। दीवा में रख देखो भोजन लेना, एक ऐसे खुला हवाइयों में छोड़ देना, एक बढ़िया से ढक के रखना। कुकर में। हाँ, कुकर में। दीवा हाँ, में रखेंगे, दीवा वो में जल्दी खराब नहीं होगा। डिब्बा में तो अब खराब हो जाएगा रे। फ्रिज में। दलमोट बिस्कुट रहता है ऊपर। है, हाँ, फ्रिज में रखकर, सबसे बढ़िया फ्रिज में रखकर। उसको मसाले समझ गया तब तो विकृत गंधा से बचने के बाद तो ऐसी याद है तो नहीं कि अपने से फ्रिज में रखकर, कूलर में रखकर। हाला ना, तो बस याद हो गया। आगे यह बतावे हल कूलर में रख के। तानी मानी चला चलो आवे ना, छोड़ो आवे ना। कची अब विकृत गंधा, तो पहले बताओ कि विकृत गंधिता क्या है। खाने वाली चीज में गंध लग जाएगा। जब खाद्य पदार्थ, देखो जब खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उनमें एक गंध उत्पन्न हो जाता है।
एक गंध उत्पन्न होता है जिसे कैसे कहते हैं? विकृत गंधा कहते हैं, यानी औरा जाता है। ऐसे लिखना है कि जब खाद्य पदार्थ वासा एवं तेल युक्त, ऐसा खाने वाला ना जरा में वासा और तेल हो, कची हो तेल हो, मन तेल मसाला है, खाली भात वासा रहता है, वासा जिससे फैट मोटाई बढ़ता है, गैस रहता ना सर, गैस नहीं। आओ नहीं आओ, ठीक परिभाषा लिखते हैं तो नहीं लिखना। देखो विकृत गंधा क्या है? तो जब तो बतियो ना, ठीक ना बाबू, छोड़ना बड़ी तो, हाँ बड़ी तो बोल दिया, आप चुप रहो। यहाँ देखो जितना करे उतना सुनो ना तो मारेंगे अभी, चुप जानी सुनो। जब खाद्य पदार्थों में जब वासा युक्त कची वासा एवं तेल युक्त, वासा एवं जब वासा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थों, खाद्य माने खाए वाला, खाद्य पदार्थों में या खाद्य पदार्थों को जब वासा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ देते हैं या फिर हवा या वायु के संपर्क में छोड़ देते हैं, संपर्क में छोड़ देते हैं, दिख रहा है ना? जब वासा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ देते हैं तब उनमें से एक अरुचिकर गंध, कची अरुचिकर मतलब औराना, अरुचिकर मतलब औराना, ठीक, छोड़ देते हैं तब उनमें से एक अरुचिकर गंध उत्पन्न होता है। अरुचिकर मतलब कची औराना, ठीक ना? जिससे ना कहते हैं औरा गया भात, तो मैंने अरुचिकर गंध उत्पन्न होता है, अरुचिकर गंध उत्पन्न होने लगता है। याद रहेगा, जब वासा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थों को हवा के संपर्क में छोड़ देते हैं या वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ देते हैं तब उनमें से एक अरुचिकर गंध उत्पन्न होने लगता है जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। बोलो तो विकृत गंधिता क्या है? बोलो। जब वासा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आता है तो उनमें से एक अरुचिकर गंध उत्पन्न होता है जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। याद रहेगा, या फिर डायरेक्ट लिखना ना, खाए वाला पदार्थ को खराब हो जाना। जब खाद्य पदार्थों को ना उसको नहीं छोड़ सकते हैं, वासा एवं तेल युक्त छोड़ सकता है। जब खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह एक गंध उत्पन्न करने लगता है जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जितने शॉर्ट में लिखना, जैसे याद रहेगा तैसे लिखना, लेकिन ऐसे याद करना, जितना याद रहेगा उतना लिख देना, आपको कोई दिक्कत नहीं। हाँ है, देखो उपयोग, हाँ बचाए उपाय है, देखो ना। संचारण तो हो गया, विकृत गंधा से बचने के उपाय। फिर जैसे लिखो ना, वही नहीं लिख रहे थे, जैसे में लिख देगा भोजन का खराब हो जाना या चिप्स की थैली, चिप्स का मेहरा जाना, हाँ चिप्स का मेहरा जाना जैसे मैंने खराब हो गया, चिप्स में नाइट्रोजन निकल जाएगा तो चिप्स में से, चिप्स मतलब प्लास्टिक में से। भोजन का औरा जाना, भोजन का औरा जाना, याद रहेगा ना? आप लिख देना ना, चिप्स का मेहरा जाना, चिप्स का ठीक, चिप्स का मेहरा जाना और भोजन का औरा जाना, सब का चीज है, विकृत गंधिता का एग्जाम्पल है। हम अच्छा हाँ गल जाना, ऑक्सीजन के संपर्क में आता सब गलता है। देखो ना, ये हो गया ना। बचल के उपाय देखो, विकृत गंधिता से बचने का उपाय है। हाँ, या खाद्य पदार्थों को विकृत गंधा से बचाने का उपाय, फ्रिज में रखकर, हाँ उपाय, विकृत गंधिता से बचाने का उपाय निम्नलिखित है। क्वेश्चन पूछेगा
कि विकृत गंधक क्या है, इससे बचने का उपाय क्या है, लिखिए। तो विकृत गंधक से बचाने का उपाय निम्नलिखित है। पहला क्या चीज, पहला भोजन को फ्रिज नहीं लिखा था, उसका रेफ्रिजरेटर कहते हैं। क्या चीज, भोजन को फ्रिज, भोजन लिख देगा बढ़िया रहेगा। भोजन को रेफर में रखकर, रेफर में रेफ्रिजरेटर, रेफरी उसको बोलते हैं। हाँ रेफ्री, भोजन को इंग्लिश में फ्रिज, देखो इंग्लिश में फ्रिज और हिंदी में रेफ्रिजरेटर, रेफरी हाँ जेरेटर, एंटीऑक्सीडेंट रुको ना, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, फ्रिज याद रखना बस। भोजन को फ्रिज में रखकर, फ्रिज में रखकर, या खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखकर। और दूसरा देखो, वायु रोधी बर्तन में रखकर, जेकरा में वायु प्रवेश ना करे, बढ़िया से ढक कर। और भोजन को हाँ कमंडल मंडल में भोजन को ऐसा बर्तन में रखना जेकरा में वायु ना पहुँचे। पैक होगा, पैक हाँ यानी भोजन को ढक कर रखकर, ढकने से तनी ज़्यादा देर तक चलेगा। इसे खुला है को छोड़ो, को ढक कर रखो, जल्दी खराब नहीं होगा। तो वायु रोधी बर्तन में रखकर, सब वाला है वो बता गैस ज्यादा वायु रोधी बर्तन में रखकर, कैसन बर्तन में रखकर, वायुरोधी में, वायु रोधी बर्तन में रखकर। वायु रोधी मतलब क्या चीज, जेकरा में ऑक्सीजन प्रवेश ना करे। और एगो पदार्थ मिलाते हैं, देखो एगो पदार्थ मिलाया जाता है, जैसे दवाई का हो, एक तरह के केमिकल पदार्थ जेकरा नाम है एंटीऑक्सीडेंट। भोजन में यदि हाँ अच्छा, वो तो चिप्स को बचाने के लिए ना। हाँ नाइट्रोजन गैस, तो सब में नाइट्रोजन गैस नहीं रहेगा, लिख देना। चिप्स वाला लिखवाएंगे, एगो स्पेशल लिखवाएंगे। देखो इन्हें, या देखो इन्हें खाद्य पदार्थों में, अरे खाना खाद्य पदार्थों में एगो रासायनिक माने केमिकल पदार्थ मिलाते हैं। खाद्य पदार्थों में एगो दवाई, जैसे देखो खाद्य पदार्थ है ना, ओकरा में खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट का चीज, एंटीऑक्सीडेंट याद रहेगा। खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट को मिलाकर एंटीऑक्सीडेंट का चीज है। खाद्य एंटीऑक्सीडेंट रासायनिक पदार्थ को मिलाकर, एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल है, एकरा मिला देते हैं ना खाद्य पदार्थ में तो खराब नहीं होता है। लेकिन काहला केमिकल मिला के खाएगा जो शरीर को नुकसान नहीं करे, संचालन से बचाएगा, वो अपने बीमार पड़ेगा। ठीक ना, जितना जल्दी गरम गरम बना के खाओ तीनों टाइम याद रहेगा। संचारण और विकृत, अभी तक का चीज बताया, संचारण और विकृत गंधिता। पहले दोनों का परिभाषा बताओ। संचारण का चीज है जब धातु, जब धातु वायु, हवा पानी और अम्ल, जब धातु हवा पानी अम्ल के संपर्क में आता है तो इस पे एगो परत चढ़ जाता है, जिसे संचारण कहते हैं। संचारण से बचने का उपाय बताइए। अब बताओ विकृत गंधिता क्या है। जब हम खाद्य पदार्थ यानी भोजन को ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके एगो एक तरह के गंध उत्पन्न करता है, एक तरह के अरुचिकर गंध, मतलब महकने लगता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से कैसे बचा सकते हैं, फ्रिज में रखकर, वायु रोधी बर्तन में रखकर, और एगो एंटीऑक्सीडेंट की पदार्थ को मिलाकर। आवे ने अब क्वेश्चन पूछेगा ना बाबू, बस इतना से इतने पूछेगा 2 नंबर में। ठीक, अब इन्हें पूछेगा ना कि लोहे को जंग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं। कैसे पूछेगा, लोहे को जंग से बचाने के उपाय बताइए। लोहे को जंग से बचाने के उपाय बताए तो ना बता देगा हो। बस ये वाला तो सब लिख देना है, पेंट करके ये वाला लिख देना। ठीक, लिख देगा ना। तेल लगा के खाली छोड़ देना, लिखियो देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, याद रहेगा। एक टेंशन ना दे, बस सब ये वाला लिख देना। तेल लगा, ग्रीस लगा, पेंट करके और धातु पर जिंक की परत चढ़ाकर। लोहे को हम जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं। अब एगो थोड़ा सा रह गया इनमें नाइट्रोजन गैस। कची नाइट्रोजन गैस को चिप्स की थैली में भरकर संचारण से बचा सकते हैं। यही लिख देगा और जाएगा इतना।
देखो एगो क्वेश्चन। भाई वाला नहीं बता तीसरा वो जल्दी पूछ। कौन तीसरा कौन कहेगा ना क्वेश्चन कि चिप्स की थैली में कच्चे गया हाँ चिप्स की थैली में कौन सा गैस रहता है? नहीं जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछने का मन होगा तो कहेगा ना कि चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत कैसे होता है? N और अथी N2 गैस रहेगा तो N2 N2 N तो अथी नाइट्रोजन का संकेत हो गया। हाँ तो NO लिख देना ना। चिप्स की थैली में लिखना का चाहिए वहाँ ऑप्शन में रहेगा कि चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर ऑक्सीजन को पहले निकाला जाता है तब नाइट्रोजन भरा जाता है, दोनों नहीं एक साथ है। ठीक किसे हाँ खाली नाइट्रोजन गैस अंदर रहता है कोई ना। चिप्स की कहा कि नाइट्रोजन एगो ठंडा गैस होता है। कैसे होता है? ठंडा गैस। कैसे गैस? गरम निकलता है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन की गैस को क्यों भरा जाता है? या फिर चिप्स की थैली को किस तरह खराब होने से बचाया जा सकता है? नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है चिप्स के? खराब होने के चलते। क्योंकि नाइट्रोजन गैस चिप्स की थैली में अंदर चिप्स को खराब होने से बचाता है। बस इतना लिख देना। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? चिप्स की थैली में नाइट्रोजन कची नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है बाबू? क्यों भरा जाता? बचाने के लिए मैंने आंसर लिखना कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस चिप्स की थैली में उपस्थित चिप्स को खराब होने से बचाता है। बस इतना लिख देना। इतना लिख लिया पूरा? लिख देता। देखो आए बतिया रहा है क्या रे? लिखो तो नहीं शुरू करो, बता दिए शुरू करो। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है चिप्स की हाँ तो पूरा तो उतना नहीं सुनता रहेगा। याद रहेगा ना तेल लगा के गिर्स लगा के ठीक है तो 2 नंबर याद रहेगा तो नहीं। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन एगो रहेगा इतना में से। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है नाइट्रोजन गैस इसलिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस चिप्स को विकृत गंधता यानी कि खराब होने से बचाता है। विकृत गंधता मतलब कि खराब होने से बचाता है। याद रहेगा इतना। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? क्योंकि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस चिप्स को विकृत गंधता यानी कि खराब होने से बचाता है। चलो लिखो जल्दी तो फिर बताते हैं आपको। दहन दिख रहा है? लिखो आराम से। कच्चे अभी तक पढ़ा दांत करनी पड़ी थोड़ दो ना कर कच्चे पढ़ा अभी। संचारण और विकृत गंधता उनमें कोई दिक्कत ना है। याद रखना है दोनों में से 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और दोनों से कोई एगो में से रहेगा। ज़्यादा भारो ना याद करे में एकदम तनी सुन याद करना है। सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में एगो और सब्जेक्टिव में एगो 2 4 नंबर। ठीक ऑब्जेक्टिव में एक नंबर मिलेगा। हाँ तो 1 नंबर अरे दोनों में से कर रहे हैं। आवे नहीं अब देखना है दहन। कैसे देखना है? दहन मतलब कच्ची आग लगना। दहन मतलब आइए कच्ची पढ़ना अब। दहन अब ध्यान से सुनो। दहन बस खत्म हो जाएगा किताब। कच्ची पढ़ना है दहन। कच्ची दहन मतलब आग लगना। दहन मतलब आग लगना या किसी पदार्थ का जलना। तो जब दहन व ऐसे लिखना कि दहन व रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। जैसे आप लकड़ी को जलाइए तो ऊष्मा देगा। जैसे गर्मी लगता है तो गर्मी मतलब ऊष्मा देता है और इंजोरिया करता है।
प्रकाश नहीं रहता है, जैसे अंधेरे में जलाओ तो इंजोरिया करेगा, तो कह सकते हैं कि जब जलता है कोई पदार्थ तो उसमें प्रकाश देता है। तो दहन की परिभाषा कैसे लिखिएगा कि दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जल कर उसमें हम प्रकाश देता है। लिख दें। हाँ, तो दहन जब होगा तो सब जलेगा, सब पदार्थ जलेगा। जैसे लकड़ी जला, कोयला जला, लेकिन ईंटा पत्थर जलेगा। तो कह सकते हैं कि दहन के लिए हमको दहनशील पदार्थ चाहिए, मतलब जलने वाला पदार्थ चाहिए। और ठीक, तो जलने वाला पदार्थ को कैसे कहेंगे? दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ। जलने वाला पदार्थ को कहेंगे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ, और नहीं जलने वाला पदार्थ को कैसे कहेंगे? अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ। ठीक, मतलब जो जल जाएगा ज्वलनशील, जो नहीं जलेगा अज्वलनशील। अगर याद करना है, बस दहन याद करना है कि दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर उसमें हम प्रकाश देता है। याद रहेगा दहन। अब आइए, दहन के लिए कुछ शर्त चाहिए, ही ना कि कुछ में आग लगा देंगे या कहूँ आग लग जाएगा। दहन के लिए शर्त कैसी चाहिए? सबसे पहले दहनशील पदार्थ, मतलब जलने वाला पदार्थ चाहिए। दहन के लिए क्या चाहिए? जलने वाला पदार्थ। ठीक, और दूसरा में ऑक्सीजन की उपस्थिति। बिना ऑक्सीजन के आग लगबे नहीं करेगा। आग लगाने के लिए क्या चाहिए? जलने वाला पदार्थ और ऑक्सीजन चाहिए। जलने वाला पदार्थ और ऑक्सीजन, और चाहिए ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप, ये फालतू है, बस तू याद रखना। जलने वाला पदार्थ और ऑक्सीजन, बस आग लग जाएगा। जलने वाला पदार्थ और ऑक्सीजन, और आग लगाने वाला पदार्थ सलाई ना, ईंटा ईंटा पत्थर, अथी पत्थर से भी आग लगता था पहले। जब हाँ, जब सलाई नहीं ना था तो पत्थर पत्थर टकरा के आग लगाते थे। तो पत्थर भी एक लोहा लोहा टकरा के, लोहा लोहा वहाँ मेलोर माली ना टकरा लोहा तो आग हले के देख ले पत्थर। ठीक है, देखो। हाँ, ठीक। तो ज्वलन पहले याद हुआ। अब ज्वलन नहीं, कच्ची दहन। दहन कच्ची किसे कहेंगे? जब पदार्थ जल कर, रे उधर कहाँ जा रहा है? कच्ची हम पूछे, उधर मुंह बना ला, मार उड़ देंगे पागल, सुनो चुप नहीं। दहन कच्ची है जब जलने वाले पदार्थ को जलकर उसमें प्रकाश देता है। जब पदार्थ जलकर उसमें हम प्रकाश देता है। तो ऐसे लिखना है, दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर उसमें हम प्रकाश देता है। कहेगा कि दहन के लिए शर्त बताइए। दहन के लिए शर्त कच्ची है? हवा। अरे ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, दहनशील पदार्थ, ऑक्सीजन चाहिए। तो दहनशील में जैसे लिखना ही ना कि लकड़ी चाहिए। दहनशील पदार्थ कोई सोचता खाली लकड़ी थोड़ी होगा, जो जले वाला रहेगा। तो ऐसे लिखना कि दहनशील पदार्थ सबसे पहले और ऑक्सीजन, तब आग लगेगा। तो देखो तो बाबू, जब जलेगा तो उसमें प्रकाश दे रहा है। जब प्रकाश दे रहा है तो कह सकते हैं कि दहन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्मा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो कह सकते हैं ऊष्मा दे रहा है तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि दहन कौन सा अभिक्रिया है? काहे कि दहन जल के ऊष्मा देता है, जो गर्मी लगता है ना है, तो दहन, जब दहन होता है तो ऊष्मा देता है। जैसे दहन कहे होलिका दहन, जब जलाता है तो जाएगा ना, लुकोरिया लेकर धरावे तो पूरा दम लगेगा कि जल लगेगा, तो कह सकते ऊष्मा दे रहा है। तो दहन जब होता है तो ऊष्मा निर्माण होता है, तो कह सकते दहन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब देखो एक और बात कैसे कहें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ऑक्सीजन जुटेगा। तो बाबू ऑक्सीजन जुटेगा तो कह सकते हैं कि उपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन जुटता है तो कौन अभिक्रिया? उपचयन। तो दहन ऊष्माक्षेपी भी है और उपचयन भी है। याद रखिएगा कि दहन कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी और उपचयन। ऊष्माक्षेपी और याद रहेगा, दहन एक ऊष्माक्षेपी और उपचयन अभिक्रिया है। पहले इतना लिख देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आवे कच्ची लिखना है दहन। तो दहन कच्ची है? दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है। कच्ची है? वह रासायनिक अभिक्रिया देख सकते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया कहा लो ऊपर हम लिख देते हैं, ऊपर देखिए ना रहा है। देखो ना कच्ची दहन, कच्ची लिखना है दहन। तो दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया। देखो अच्छा वहाँ कच्ची लिखे थे बचाने ना, बचाने के जगह कच्ची लिख देते थे बजाने। सुधार लेना वहाँ पर, ठीक ना।
तो थी जा के कर देना, चा कर देना, जा के चा कर देना, कर लेना एक बार। बजाने लिख देते हैं, बचाने होगा। संचालन से बजाने को पाए, बचाने को पाए कर दीजिएगा। तो दहन व रासायनिक अभिक्रिया है, कची है, सब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रही में। दहन व रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जल कर, कची कोई पदार्थ जल कर दहन व रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जल कर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश का निर्माण करता है, ऊष्मा एवं प्रकाश का निर्माण करता है, निर्माण करता है। याद रहेगा बाबू, दहन कची है तो दहन व रासायनिक क्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जल कर उसमें एवं प्रकाश देता है। जैसे कची लकड़ी, खाली लकड़ी, तो तो रासायनिक अभिक्रिया तो लिखे हैं बाबू। तो रासायनिक अभिक्रिया देख लकड़ी, अभिक्रिया मतलब कची, अभिकारक चाहिए, उत्पाद चाहिए, प्रतिफल चाहिए, तब ना रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो देखो कार्बन भी जलता है, कार्बन कोयला जलता है तो कोयला में कार्बन रहता है, कची को उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन को उपस्थिति में, तो कची का निर्माण करेगा CO2, प्लस में कची मिलेगा ऊष्मा, और कची मिलेगा सब में जो जलेगा, जब जलेगा तब मिलेगा ऊष्मा और प्रकाश। जब जलेगा तो उसमें प्रकाश मिलबे करेगा, धाह मिलेगा उसमें, यानी धाह मिलेगा। देखो ना C+O2 और सल्फर भी जलता है, S+O2 तो कुछ बनेगा SO2 प्लस में ऊष्मा और प्रकाश। बस ऐसी दो याद रखना, जरूरी ना है ज़्यादा ही। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। दहन के बारे में आज तक कुछ भी नहीं किया। हाँ, दूसरा तीसरा में पढ़ना है तो नहीं पूछा तो शायद और पूछ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। दहन का चीज़ है जब कोई पदार्थ जल कर उसमें हम प्रकाश देगा तो दहन, जैसे C+O2 CO2, S+O2 SO2। अब मोमबत्ती जलता है तो मोमबत्ती का सूत्र है खतरनाक, बताएंगे। मोमबत्ती के बारे में पढ़ना है पूरा, आगे बताएंगे। आवे ये दहन हो गया। अब आइए दहन के लिए शर्त। तो बाबू जल रहा है तो ऐसे कह सकते हैं शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव के लिए कि दहन में जब देखो तो ऊष्मा मिला और जाके ऑक्सीजन जुटा, तो कह सकते हैं कची उपचयन हो रहा है और ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, तो कह सकते हैं दहन एक ऊष्मा क्षेपी उपचयन अभिक्रिया है। इसे लिख देते हैं नोट में। हाँ, नोट में दहन एक ऊष्मा क्षेपी, हाँ दहन एक ऊष्मा क्षेपी एवं उपचयन कह सकते, ऐसे कह देना, कहेगा ना कि दहन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि दहन ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। दहन एक उपचयन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि दहन जब दहन होता है तो ऑक्सीजन का योग होता है, तो कह सकते हैं कि दहन एक उपचयन अभिक्रिया है, ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, तो दहन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो दहन एक ऊष्मा क्षेपी एवं उपचयन अभिक्रिया है। दोनों दहन एक ऊष्मा क्षेपी एवं उपचयन अभिक्रिया है। बस अब लिखे दहन के लिए शर्त, कची दहन के लिए आवश्यक शर्त, दहन के लिए आवश्यक शर्त माने दहन के लिए कच्ची शर्त होगा। तो दहन के लिए निम्नलिखित शर्त है। सबसे पहले ज्वलनशील पदार्थ यानी दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ का होना, दहनशील पदार्थ का होना और ऑक्सीजन का होना या ऑक्सीजन की उपस्थिति। O2 लिख देगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति, उपस्थिति मतलब कची होना। और वो था ज्वलन ताप की उपस्थिति, कची ज्वलन ताप की उपस्थिति। याद रहेगा ज्वलन के लिए शर्त, ज्वलन के लिए दहन के लिए शर्त, कची के लिए शर्त, दहन के लिए शर्त कची है, ऑक्सीजन चाहिए और ज्वलनशील पदार्थ चाहिए। जलने वाला पदार्थ रहेगा तब ना जलेगा, और बिना ऑक्सीजन के कुछ नहीं जलता है। ठीक। अब
अब आइए ज्वाला कची ज्वाला ज्वालामुखी नहीं ज्वालामुखी नहीं ज्वाला ज्वाला देखिए ना ये इतना लिख लेगा क्या जहाँ गैस बदल जाता है लिखेगा ना लिखना था आपको लिखना है ज्वाला बताना है बस सारी चीजें बता दाम ले जाना जाएगा चिन्ह काट दिया अतेगा टेढ़ कैसे हो जाएगा बोर्डवा पर टेढ़ काट नीचे में देखा ठीक है भाई देखिए यहाँ ज्वाला देखिए ज्वाला कची ज्वाला तो ज्वाला वह रासायनिक क्रिया है जिसमें गैसीय पदार्थ जलता है। जहाँ गैसीय पदार्थ जलेगा उसे कैसे कहते हैं ज्वाला। जहाँ गैसीय पदार्थ जलता है उसे ज्वाला कहते हैं। ज्वालामुखी होता ना है वो चार क्षेत्र जब क्या कर रहे रे जब गैसीय पदार्थ जलता है या जहाँ गैसीय पदार्थ रे बतियाओ ना रे बाबू जहाँ गैसीय पदार्थ जलता है उसे कैसे कहते हैं ज्वाला जहाँ गैसीय पदार्थ जलता है उससे कची उसे ज्वाला कहते हैं। ज्वाला फिल्म देख रहा हैं? ज्वालामुखी हाँ उसे ज्वाला कहते हैं। जहाँ गैसीय पदार्थ जल गए जहाँ गैसीय पदार्थ जलेगा उसे कैसे कहेंगे अरे पगला बोलो ना जहाँ गैसीय पदार्थ जलेगा उसे कैसे कहेंगे ज्वाला बतिया का कुछ पूछे ही तो नहीं सर है रोला है तो नहीं गए काजे पूछे हम ज्वाला ज्वाला का चार क्षेत्र होता है कची पूछे अभी जितना पूछे पहले उतना बोलो ना आगे बढ़ रहा है। कची पूछे अभी कहते हैं ज्वाला जो चुका पर उतर ज्वाला होता है ज्वाला किसे कहते हैं जहाँ पर गैसीय पदार्थ जलेगा उसे ज्वाला कहते हैं। ज्वाला चार तरह से होता है मतलब ज्वाला के चार क्षेत्र हैं मतलब चार जगह पर जलता है। ज्वाला कहाँ का होता है चार जगह पर होता है। ज्वाला के चार क्षेत्र हैं लिख देना दिख रहा है नीचे ना बतियो ना देख आगे कह दियो बतावे खुद नहीं बतियाओ नहीं ना तो बहुते मार मारेंगे पूछेंगे ना कि काहे बोला काहे बताया कच्ची कारण था चुप यानी जब बताएंगे तो चुप यानी यहाँ सुनना अपन में बात ना करना। ज्वाला के चार क्षेत्र हैं। ज्वाला के कितने क्षेत्र हैं चार देखो कौन कौन। सबसे पहले होता है नीला क्षेत्र। कौन क्षेत्र नीला क्षेत्र नीला क्षेत्र। दूसरा काला एक होता है काला क्षेत्र काला क्षेत्र। अब एक होता है तीसरा में दीप्त कची दीप्त 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 और दीप्त बताए थे ना हो। और चौथा होता है अदीप्त कची दिख रहा है नीचे हाँ हाँ। ज्वाला कितने क्षेत्र हैं चार। कौन कौन नीला काला दीप्त अदीप्त याद रहेगा। अभी कहाँ होता है मोमबत्ती में होता है। मोमबत्ती जलाएगा ना तो निकलेगा एगो नीला एगो काला एगो दीप्त एगो अदीप्त। अदीप्त नहीं जलेगा जहाँ पर नहीं जलेगा है। नीला काला देखा है मोमबत्ती जला के उसको मोमबत्ती में दिया है किताबा में हमारे बनाम नहीं बना दें। देख लो मोमबत्ती देखो दिख रहा है मोमबत्ती देखो ये नहीं हंसो नहीं एक अच्छी है मोमबत्ती देखो ये नहीं लग रहा है नीला काला ये चारों क्षेत्र है। देखो चार रकम का है यहाँ देखो यहाँ इस पे है ना यहाँ नीला नीला है नीचे ना नीला काला दीप्त और अदीप्त देख लो ध्यान से ये है मोमबत्ती। तो ये छोड़ दो नहीं बनाते हैं देख लेना चित्र तो अरे कुछ तो देखा अभी ना कि कहाँ नीला काला मोमबत्ती जला के दिखा देंगे लाइट उट बता के। अभी मोमबत्ती है ये ना है हमारे पास छोड़ दो बाद में जलाते हैं। बस याद रखना दहन का चीज है दहन वह रासायनिक क्रिया है जब पदार्थ जल कर उसमें हम प्रकाश देता है। दहन के लिए शर्त का चीज है ऑक्सीजन चाहिए दहनशील पदार्थ चाहिए और ताप का अथी ज्वलन ताप की उपस्थिति चाहिए। अब देखो अब कैसे बता फिर ज्वाला तो जहाँ पर गैसीय पदार्थ जलेगा उसे ज्वाला कहते हैं। ज्वाला के कितने क्षेत्र हैं नीला काला दीप्त और अदीप्त दीप्त और अदीप्त। बस अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो ऑब्जेक्टिव पूछता है जब खाना बनता ना है खाना कुछ ना हो सर हो फाड़ देंगे दही चुप नहीं सुनो यहाँ देखो ना रे सुन खाना बनता है कौन गैस से एलपीजी सिलेंडर लाता है। एलपीजी गैस के पूरा नाम क्या है ले पड़ी घसा मारेंगे ना रे
एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस। थोड़ा सा एलपीजी के बारे में सुन लो, कच्ची के बारे में। एलपीजी। अरे मोमबत्ती के बारे में ना बताएं रे, मोमबत्ती शॉर्ट में जरा के बता देंगे। हैं शॉर्ट में तो याद रखिएगा, एगो मोमबत्ती का सूत्र होता है कच्ची मोम, मोम कच्ची है मोमबत्ती, कच्ची है ये। इंस्टा पे कराएगा देखो ना ने मोमबत्ती का सूत्र देखो, मोमबत्ती का सूत्र होता है H25 H 25 नहीं रे C25 होता है मोमबत्ती का सूत्र क्या होता है C25 H52। मोमबत्ती का सूत्र क्या है C25 H52। इसका रासायनिक नाम है पेंटाकोसेन, कच्ची पेंटा। याद रखिएगा मोमबत्ती का सूत्र कच्ची है C25 H52, C25 H52। मोमबत्ती का सूत्र बताइए C25 H52। मोमबत्ती का रासायनिक नाम पेंटाकोसेन। मोमबत्ती का रासायनिक नाम, मोमबत्ती का रासायनिक नाम, मोमबत्ती का सूत्र C25। मोमबत्ती का सूत्र, मोमबत्ती का रासायनिक नाम, मोमबत्ती का रासायनिक नाम, मोमबत्ती का सूत्र C25 H52। याद हो गया ना। मोमबत्ती का सूत्र कहेंगे तो C25 H52। मोमबत्ती का रासायनिक नाम ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये वाला। मोमबत्ती का सूत्र बताइए C25 H52। मोमबत्ती का रासायनिक नाम पेंटाकोसेन, कच्ची। अब आइए एलपीजी के बारे में। किसके बारे में? एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम कच्ची है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें 3 गो गैस मिलाया जाता है, 3 तरह के, एथेन, मेथेन और ब्यूटेन। एथेन प्रोपेन कच्ची रहता है, एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन, कच्ची। देखो एलपीजी 3 गो गैस से मिला के बनता है। एथेन कच्ची, एथेन कच्ची, एथेन। इसका सूत्र होता है C2H6। एथेन का सूत्र कच्ची होता है C2H6, C2H6। एथेन का सूत्र C2H6। एक और रहता है प्रोपेन, कच्ची रहता है प्रोपेन। इसका सूत्र होता है C2। इसका भी वही होता है एथेन और प्रोपेन। रुक जाओ 1 मिनट। एथेन और देखो प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। देखो याद रखना। हाँ देखो एथेन का सूत्र C2H6। ये सब कच्ची है। हाँ तो है ना। हाँ मोमबत्ती का सूत्र बताई दिया C25 H52। हाँ चित्र, ठीक है। देखो ना एलपीजी में कौन कौन सा गैस मिलाता है? एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन। एक बार रहता है कच्ची ब्यूटेन, कच्ची रहता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र है C4H10। याद रहेगा तो रखना, कोई जरूरी ना है। ये वाला याद रखना, वो नहीं ना याद होगा तो ठीक, इन दोनों नहीं याद होगा तो। देखो एलपीजी में कौन कौन सा गैस रहता है? एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन। एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन। तो कौन कौन? एथेन का सूत्र C2H6, एथेन का सूत्र C2H6, प्रोपेन का सूत्र C3H8 और ब्यूटेन का सूत्र। तो एक बार क्वेश्चन पूछता ना है कि बताइए ना कि एलपीजी के या फिर घरेलू गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? जैसे 3 गो गैस तो है, मेन रूप से कौन आता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन को कहा जाता है। हाँ देखो एलपीजी का मुख्य अवयव कच्ची, मुख्य अवयव किसको कहा जाता है? ब्यूटेन को। मुख्य अवयव कौन सा है? ब्यूटेन। ब्यूटेन BA लिखाता है शायद, कच्ची रहता है ब्यूटेन। याद रखिएगा इसको। एलपीजी का मुख्य अवयव कच्ची है ब्यूटेन। एलपीजी का पूरा नाम कच्ची है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड। एलपीजी का मुख्य अवयव, एलपीजी का मुख्य मेन अवयव कच्ची है ब्यूटेन। मेन कौन सा है? ब्यूटेन। और जब एलपीजी को आप जलाइएगा ना, जैसे इसको एलपीजी को प्राप्त किया जाता है प्रभाजियासन विधि द्वारा। एलपीजी को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? प्रभाजियासन विधि। कौन सा विधि? प्रभा। ये सब पढ़ाएंगे आपको अति, जब धातु का निष्कर्ष पढ़ाएंगे ना, 3 पार्ट में शायद है, 3 पार्ट में पढ़ाना है ये सब।
प्रभाजी आसवन विधि। कौन सा विधि? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। विधि द्वारा एलपीजी प्राप्त होता है। देखो ने, तो डायरेक्ट एलपीजी थोड़ी मिल जाता है, डायरेक्ट पेट्रोल नहीं मिलता है। देखो ने बाबू, धरती से डायरेक्ट पेट्रोल नहीं मिलता, डायरेक्ट डीजल नहीं मिलता है, उसको सप्लाई किया जाता है विधि द्वारा। तो गैस किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। कौन सा विधि? एक बार मोमबत्ती का सूत्र बता दो तो तनी सुन। C25 मोमबत्ती का रासायनिक नाम पेंटाकोसेन। पेंटाकोसेन। अब देखो, जब 1 ग्राम, देखो ने रे मतिया खा रहा है पेंटाकोसेन। जब 1 ग्राम, देखो जब 1 ग्राम जलाएगा ना एलपीजी, कितना? 1 ग्राम जब एलपीजी किसको? 1 ग्राम, हाँ घरेलू गैस। एलपीजी को कौन सा गैस कहा जाता है? 1 ग्राम एलपीजी। 1 ग्राम एलपीजी गैस जब 1 ग्राम एलपीजी को जलाएगा ना तो 55 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होगा। 55 किलो जूल ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, किलो जूल। तो 1 ग्राम जब एलपीजी जलाएंगे तो कितना ऊर्जा मिलेगा? 55 किलो जूल। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। केजी ना होगा, किलो जूल, केजी तो किलोग्राम हो गया रे। तो जब 1 ग्राम एलपीजी जलाएंगे तो कितना ऊर्जा मिलेगा? 55 किलो जूल। अरे बतिया कला रहा है ए बाबू। किलो जूल ए भाई ना, किलोग्राम चाहे किलो। कहाँ ध्यान हो रे, बौड़ा है तुम्हारा। किलो चाहे किलोग्राम नहीं रे, 55 किलो निकलेगा। 1 ग्राम जलाएगा तो 55 किलो ऊर्जा मिलेगा। ऊर्जा का नापते हैं, जैसे भार नापते हैं ग्राम में, किलोग्राम में। 55 किलो जूल। बस ये दहला दिमाग लग रहा है रे। किलो अरे किलोग्राम रे भैया सुनो, किलोग्राम मैंने वजन। देखो 1 ग्राम ना है, 1 ग्राम जला के तो 55 किलो ले लेगा। 1 ग्राम जला के 55 किलो ऊर्जा मिलेगा। 55 किलो जूल कह रहे हैं। जूल का मात्रक, अति ऊर्जा का मात्रक किलो जूल। हाँ किलो जूल, किलोग्राम ना। तो 1 ग्राम जब एलपीजी जलाएंगे तो कितना ऊर्जा मिलेगा? 55 किलो जूल। अब एक जिससे देखो तो गैस जब जहाँ गैस भराता है तो हम गंध देता है, गंध देता है। या फिर जब घर गैस खोल के छोड़ देगा तो गंध देगा। वो गंध जानबूझ के डाला जाता है। काहेला? क्या कि जब गैस रिसाव हो ना तो पता चल जाए कि गैस कौन से निकल रहा है। यह चलते तो गैस रिसाव होगा तो जन्म कौची मिलाया जाता है? कची? हाँ वो गैसवा के नाम होता है मिथाइल मरकैप्टन। कची? मिथाइल मरकैप्टन। एलपीजी में कौन गैस डाला जाता है? कौन सा गंध? हाँ गंध के लिए, गंध से बचाने के लिए। देखो एलपीजी है, एलपीजी के देखो ना, अरे एलपीजी के रिसाव को, कची रिसाव को जानने के लिए, हाँ रिसाव को जानने के लिए एक, हाँ एक एलपीजी के रिसाव को जानने के लिए एक केमिकल पदार्थ है, एक पदार्थ को मिलाया जाता है या गैस को मिलाया जाता है। केमिकल पदार्थ को डाला जाता हाँ है। एक पदार्थ, एक गंधीय पदार्थ, हाँ एक पदार्थ को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है जिससे, देखो ने नीचे दिख रहा है, जिससे एथाइल, कची बोलो से लिख देखा, जिससे एथाइल, कची एथाइल मरकैप्टन, एथाइल एथाइल मरकैप्टन कहते हैं। इसका सूत्र कची हो गया? C2H5SH, यस है, कची है SH, नीचे दिख रहा है। तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। देखो एलपीजी के बारे में पूछेगा, कच्ची कच्ची एलपीजी का फुल फॉर्म कच्ची है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर पूछेगा ना कि एलपीजी का मुख्य अवयव कच्ची है, ब्यूटेन।
एलपीजी का मुख्य अव्यय ब्यूटेन ब्यूटेन, याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एलपीजी का मुख्य अव्यय ब्यूटेन। फिर पूछेगा ना कि एलपीजी को जब जलाते 1 ग्राम जलाएंगे एलपीजी तो कितना ऊर्जा मिलेगा? 55 किलो जूल, 55 किलो जूल ऊर्जा। और एलपीजी के अति गैस के रिसाव को जानने के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है? एथाइल मार कैप्टन, जिसका सूत्र होता है C2H5SH। याद रखना इतना बस, गैस एलपीजी के गैस के बारे में हो गया चैप्टर खत्म। 1 घंटा हो गया हो, ठीक। तो एक दिन आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवा देते हैं, ठीक। इसको उतार लो, बस इतना याद रखना है। मोमबत्ती का सूत्र याद हुआ? C25H52। मोमबत्ती का रासायनिक नाम पेंटाकोसेन। मोमबत्ती का रासायनिक नाम पेंटाकोसेन। अगला वीडियो में होगा आती है, उतार लो इसको, फिर आगे करवा देंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। वीडियो में ना होगा, इस वीडियो में नहीं होगा ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। वीडियो होगा।